वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लास्ट लेक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अबाउट द एमडीकैट सीरीज़। तो आज हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैं अगेन थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहूँगी कि न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स थे। आप साथ साथ रिवाइज़ करें। हमारे पास क्या थी? राइबोज शुगर, जो कि अगर डीएनए की बात करें तो कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। सेकेंड चीज़ हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? अबाउट द फॉस्फेट ग्रुप। एंड थर्ड चीज़ हमने पढ़ी थी नाइट्रोजनस बेसिस। उसके बाद मैंने ये कहा था कि राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर बोथ आर द 5 कार्बन शुगर। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा था? स्ट्रक्चर कुछ यूँ करके था हमारे पास। डिफरेंस यहाँ आ रहा था जो कि हमारे पास कार्बन नंबर 2 होता था किसका? डीएनए के अंदर। उसके अंदर से मेरे पास होना तो चाहिए था कि OH ग्रुप होता, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो इसलिए हम इसे कहते हैं डीऑक्सी। ऑक्सीजन चला गया। तो हमारे पास क्या होता है कि डीएनए और आरएनए की शुगर में सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है कि जो आरएनए होता है वहाँ कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दोनों पे क्या अटैच होता है? मेरे पास OH अटैच होता है। जबकि मेरे पास डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है कि जो कार्बन नंबर 2 वाली लोकेशन होती है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे होते हैं? डीऑक्सीराइबोज। कितने कार्बन होते हैं? 5, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक, उसके बाद मैंने कहा फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो हमेशा अटैच होता है कार्बन नंबर 5 पे। तो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ और कार्बन नंबर 1 पे मेरे पास अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक, तो उसके अलावा हमने फिर क्या बातें की कि हमने ये बात की थी नाइट्रोजनस बेसिस की जो होती हैं वो 2 तरह के होते हैं नाइट्रोजनस बेस। एक मेरे पास होता है प्यूरिन्स और दूसरा मेरे पास होता है पायरामिडिन्स। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्यूरिन्स छोटा नाम है तो इसमें 2 रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि पायरामिडिन एक लंबा नाम है तो ये 1 रिंग स्ट्रक्चर है। एज ए निमोनिक बताया, बाकी इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। प्यूरिन्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तो मेरे पास होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछा जाता है नाम। दूसरा है मेरे पास साइटोसिन और थायामिन। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है यूरेसिल। ठीक है, हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास जो थायामिन होता है ये आरएनए में होता है और डीएनए में जो होता है वो हमारे पास यूरेसिल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और बात आपको बतानी थी कि हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड होता है एक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है पर 5th कार्बन पे फॉस्फेट नहीं होता। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। एग्जाम्पल, अगर यहाँ नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ है एडेनिन तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा एडिनोसिन। क्लियर हुई बात? अगर नाइट्रोजनस बेस है ग्वानिन तो नाम होगा ग्वानोसिन। ठीक है, अगर साइटोसिन हुआ तो नाम होगा साइटिडीन। अगर थायामिन हुआ तो नाम होगा थायामिडीन। और अगर यूरेसिल होगा तो नाम बस यही तक ही। ठीक है, यूरेसिल का चेक करना पड़ेगा मुझे, मैं कंफर्म कर दूंगी या कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। ठीक है, साइटिडीन, थायामिडीन, ग्वानोसिन, एडिनोसिन। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास शो कर रहे होते हैं एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड को। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अगेन मैं बता देती हूँ कि जब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेस के साथ जो हमारे पास राइबोज शुगर होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या अटैच हो? नाइट्रोजनस बेस अटैच हो और उसमें कोई भी फॉस्फेट अटैच ना हो तो उसे हम कह रहे होते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में मेरे पास अगर नाइट्रोजनस बेस जो है वो एडेनिन है तो एडिनोसिन, अगर ग्वानिन है तो ग्वानोसिन, साइटोसिन है तो साइटिडिन और थायामिन है तो थायामिडिन होगा। ठीक है, तो ये इसकी न्यूक्लियोसाइडिक फॉर्म्स हैं। उसके बाद अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? मेरे पास राइबोज शुगर होती है, उस पर फॉस्फेट अटैच होता है कार्बन नंबर 5 पर और नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड असल में क्या चीज़ थी? न्यूक्लियोटाइड इज वॉज द मेरे पास मोनोमर थी ना ये किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लियोटाइड जो है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से अटैच है। अब एक और न्यूक्लियोटाइड अगर मुझे इसके साथ जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा? मेरे पास यहाँ भी क्या अटैच होगा? नाइट्रोजनस बेस। यहाँ क्या अटैच होगा? फॉस्फेट 5th कार्बन पे। फिर ये 5th कार्बन इंट्रक्शन करता है 3rd कार्बन से। समझ आ रही है?
5 to 3 एक लिंकेज बनती है 3 प्राइम, जिसे हम कहते हैं फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। मेरी बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? इसी तरह इसके नीचे एक और मेरे पास न्यूक्लियोटाइड होगा जिसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट होगा। इस फॉस्फेट की इसके साथ इंट्रैक्शन होगी, यहाँ पे इसका नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। इतनी चीज़ समझ आई? तो हमारे पास एक सिंगल लंबी सी इसी तरह से चेन बनती जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि एक न्यूक्लिक एसिड चेन बन रही है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाएंगे। मोनोमर है तो पॉलीमर बनाएंगे। ये चीज़ समझ आई थोड़ी सी? ये जो बॉन्ड बन रहा है फॉस्फेट का 2 कार्बन से, इसे कहते हैं फोस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड क्या होता है, लिपिड वाले लेक्चर में जाके देख लें, वहाँ मैंने पूरा एस्टरिफिकेशन समझाया। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे अटैच है नाइट्रोजनस बेस। अब जिस बॉन्ड से ये अटैच है, ये है मेरे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इतनी चीज़ क्लियर हो गई? लिंकेज सारी समझ आ रही है? वेल डन। अब क्या होता है, ये चेन यूँ चल रही है, इसके सामने एक दूसरी चेन होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन थोड़ी ऑपोजिट होगी। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 समझ आई? तो इसके जो कार्बन नंबर 1 है उस पर भी क्या अटैच होगा, नाइट्रोजनस बेस, है ना। फिर यहाँ नीचे एक और कार्बन लगा होगा, सॉरी एक और न्यूक्लियोटाइड होगा जिसके फॉस्फेट लगा होगा। 1 2 3 4 5, इसकी भी 3 और 5 में इंट्रैक्शन हो जाएगी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो रही है बात? इसी तरह इसके नीचे भी एक न्यूक्लियोटाइड लगा होगा, यहाँ पे नीचे फॉस्फेट अटैच होगा। इस फॉस्फेट की भी इन दो, एक कार्बन नंबर 5 पे, एक कार्बन नंबर 3 से इंट्रैक्शन होगी। इसके भी मेरे पास कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच होगा, नाइट्रोजनस बेस। तो कहने का मतलब ये है कि डबल स्ट्रैंड है, जो कि किस में होता है, डीएनए में। हमें पता है डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो एक चेन जो है वो मेरे पास चल रही है 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर मैं इस चेन का पहला एंड देखूँ तो वो क्या आ रहा है, 5 प्राइम। अगर ये वाली जगह देखूँ तो ये 3 प्राइम है। तो एक चेन जो चल रही है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की चल रही है, और दूसरी चेन चल रही है 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। तो डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो पैरेलल तो रन करते हैं, लेकिन एक तरह से एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे, एक चेन जो है 5 to 3 चल रही है, दूसरी चेन 3 to 5 चल रही है। 5 to 3 प्राइम, 3 प्राइम to 5 प्राइम। अगर मैं बोलूँ कि एक डीएनए है वो एक सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर है, तो मैं बिल्कुल सही कहूँगी। क्यों? क्योंकि ये एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है ना, जिसके साइडों को कौन बना रहा है, साइडों को बना रहा है मेरे पास राइबोज शुगर, या डीऑक्सी कर लो डीएनए में, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और मेरे पास क्या बना रहा है, और मेरे पास है फॉस्फेट। ये दो चीज़ें जो है साइडों पे, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप खुद भी देख सकते हैं ना। तो दो चीज़ें मैं ये कहती हूँ कि डीएनए इज़ अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें जो साइडों की जो चीज़ है ना, जो हमारे पास लैडर की जो हमारे पास एक तरह से सीढ़ी बनाने के जो हमारे पास साइडों पे बांस वगैरह होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, बना रहा है कौन, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और जो अपहिल्स होते हैं, जो बीच की चीज़ें, वो कौन बना रहा है, नाइट्रोजनस बेस। लेकिन मैंने आपको तो कोई बॉन्ड बताया ही नहीं इन दोनों के दरमियान। तो नाइट्रोजनस बेस के दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं अगेन बॉन्डिंग का डिस्कस करूं, फॉस्फेट अटैच हुआ है फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड के ज़रिए। राइबोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए। और नाइट्रोजनस बेस दो आपस में अटैच हैं बाय दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर नहीं समझ आई अगेन देख लो, या मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि राइबोज शुगर जो है वो फॉस्फेट से अटैच है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। राइबोज शुगर नाइट्रोजनस से अटैच है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। और हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस आपस में अटैच है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से। समझ आ गई? इतनी चीज़ समझ आई? वेरी वेरी गुड। फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो प्यूरिन्स होते हैं ना, और ये जो पायरामिडिन होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ऐसा, अब देखो प्यूरिन में क्या था, ए और जी, एडेनिन और गुआनिन। पायरामिडिन में क्या था, साइटोसिन, थायामिन, यूरेसिल। ए कभी भी जी के साथ नहीं मिलता,
ये आपस में नहीं मिलते, ये दूसरे वाले के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो हमेशा टी के साथ मिलता है और जी जो है वो हमेशा सी के साथ मिलता है। समझ आई? ए और टी में डबल बॉन्ड बनता है, जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। एडेनिन एंड थायामिन के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इतनी चीज़ क्लियर? और हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थायामिन की जगह यूरेसिल होता है, तो जाहिर है वो फिर किससे बाइंड करेगा? एडेनिन की जगह ही बाइंड करेगा, ठीक है। होप सो कि अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो। अगर मैं आपसे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं सिंपल सा, अगेन एक रिवाइज करने के लिए, तो ये है मेरे पास न्यूक्लियोटाइड, जिस पे ऊपर लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ उस पे है नाइट्रोजनस बेस जो कि मैंने कहा है एडेनिन, यहाँ पे है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये है उसका फॉस्फेट, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1 पे अटैच हुआ है, लेकिन ए के सामने मैंने क्या कहा? हमेशा कौन आएगा? टी, और दोनों के दरम्यान कितने बॉन्ड होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इतनी चीज़ समझ आई? तो इसी तरह से मेरे पास एक लंबी चेन चलती रहेगी इक्वली, ठीक है। फिर एक कानून आया कि देखो प्यूरीन जो है वो जुड़ता है पायरामिडिन के साथ, तो इसका मतलब है कि जितने प्यूरीन्स होंगे उतने ही पायरामिडिन्स होंगे, है ना। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास किसी भी डीएनए में मेरे पास 40 एडेनिन है और 20 मेरे पास गुआनिन है, तो बताओ साइटोसिन और थायामिन कितने होंगे? तो आप मुझे क्या बोलोगे? ए हमेशा टी से बाइंड होता है तो टी भी 40, जी हमेशा सी से बाइंड होता है तो सी भी 20। समझ आ रही है? तो आप इस तरीके से क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। बाकी जो रहे एमसीक्यूज़ की बात, तो एमसीक्यूज़ हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो इसके रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज़ भी समझा दूँगी। तो आ जाते हैं बुक रीडिंग की तरफ। होप सो कि मैंने जितना हो सका मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो बनते हैं ज्वाइन होने से न्यूक्लियोटाइड के। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मेरे पास होता है डीएनए और आरएनए। अच्छा ठीक है, ये डिफरेंस भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। देखो डीएनए जो है उसमें मेरे पास सबसे पहले डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए में मेरे पास कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। पहली चीज़, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंड, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया डबल स्ट्रैंड, ठीक है। आरएनए जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। डीएनए जो होता है इसकी ये सिंगल ही होता है, नो टाइप्स, इसकी कोई टाइप्स नहीं होती। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आपको नाम याद होने चाहिए। एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए, ठीक है। डीएनए जो होता है ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो कि क्या करता है? जो कि मेरे पास ट्रांसफ़र करता है इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस मीन विरासत में, जो कहते हैं ना बच्चा बाप पे गया है, बाल बाप पे गए, या आंखें अम्मी पे चली गई, तो वो किसकी वजह से जाती है? डीएनए की वजह से, ठीक है। जीन्स होते हैं डीएनए से, इनहेरिटेंस। जबकि आरएनए क्या करता है? ये मेरे पास जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में मदद करता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जो कि बाद में जाके प्रोटीन बनाते हैं। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी अभी प्रोसेस आएगा, इसी वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? तो ये डिफरेंस आपके माइंड में होने चाहिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपको वैसे भी आने चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो मेरे पास क्या बनता है? एक पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनता है, जो कि या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। डीएनए जो होता है ये एक हेरिडिटी मटेरियल है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है। इसमें कोड्स वगैरह होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने, या फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में। कैसे बताया था? इन्होंने कहा था कि जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों को शायद सही दिख रहा है, हाँ।
इन्होंने ये कहा था कि जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल मीन कि एक लिपटा हुआ, ठीक है, और डबल होता है, सही। ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और हर जो हेलिक्स होता है एक राउंड होता है ना। देखो एक चीज़ होती है, जैसे मैं इस पेन को, एक रस्सी है तो इसको मैं राउंड 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 कर दूँ तो एक जो राउंड आएगा पूरा उसे एक हेलिक्स कह रहे हैं, ठीक है। जो कि यूं करके एक मैं इमेज बना देती हूँ। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, हेलिक्स कहते हैं इसे, जो कि इस तरीके का दिखता है थोड़ा सा। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, सही। तो वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि डीएनए जो है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो कि 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और मेरे पास थायामिन, ठीक है। एडेनिन, साइटोसिन, थायामिन एंड गुआनिन, ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं। और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है। अगर मैंने कहीं गलत बोल दिया हो तो ये याद रखना हमेशा कि जो थायामिन होता है ना, थायामिन, वैसे मैंने पीछे भी सही बोला, आई रिमेंबर, वो होता है मेरे पास डीएनए में। और जो यूरेसिल होता है ना, वो थायामिन की रिप्लेसमेंट में आता है, और वो कहाँ आता है मेरे पास, आरएनए में। ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। तो उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, थायामिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक। हर हेलिक्स जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक अपराइट्स होती हैं, अपराइट मीन साइड वाली जगह, ठीक है, जो कि किससे बनी होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। उसके बाद वो कहते हैं रंग्स होती हैं, मतलब कि जो बीच में जो वो होते हैं, डंडे होते हैं ऊपर जाने वाले, वो हमारे पास बने होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस से। और नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है आपको पता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक। बोथ हेलिक्स बोथ हेलिक्स आर टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों हेलिक्स जो हैं वो आपस में किस चीज़ से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है कि जो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड है जो 2 को जोड़ रहा है। देखो ये जो पूरी लैडर लाइक स्ट्रक्चर था ये बना दिया किसने, राइबोज और फॉस्फेट ने। ये दूसरा लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जो बना दिया राइबोज और शुगर ने। ये जो बीच में जो हेलिक्स का जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो जोड़ रहा है ना 2 स्ट्रक्चर को, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ड्यू टू विच जिपिंग एंड अनजिपिंग ऑफ बोथ हेलिक्स अकर। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जिपिंग और अनजिपिंग होती है, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो दोनों हेलिक्स आपस में अलग हो जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि बोथ हेलिक्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, देखें, आपको पता होना चाहिए ना। अब वो ये कह रहे हैं कि एक हेलिक्स अगर इस तरह से 5 से 3 चल रहा है तो दूसरा उसके ऑपोजिट होगा, 3 से 5 चल रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ही उन्होंने कहा है कि हमारे पास बोथ हेलिक्स आर ऑपोजिट इन दी डायरेक्शन। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो चेन है वो एक चेन चलती है 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड की तरफ, और दूसरी चेन जो चलती है वो मेरे पास चलती है 3 प्राइम से 5 प्राइम में, ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। दोनों हेलिक्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है ना, इन दोनों के दरमियान, ये जो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये दो यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो 20 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, सॉरी 20 एमस्ट्रॉन्ग होता है। 20 एमस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, 20 एक्सपोनेंट 10 की पावर -10। एमस्ट्रॉन्ग जो है वो 10 की पावर -10 के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो है 20 एमस्ट्रॉन्ग होता है। और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ईच टर्न ऑफ दिस डबल हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस। और ये जो एक है, ये एक टर्न आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक टर्न जो है इसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 10 बेसिस होती हैं, ठीक है। उसके बाद जीन क्या होता है ये बताना ज़रूरी है। देखो हमारे पास जो होती है ना, अब जैसे अगर मैं डीएनए बना रही हूँ, ये मैंने डीएनए बनाया, मैंने स्ट्रेट करके रखा है डीएनए को। यहाँ पर आएगा एडेनिन, उसके सामने आएगा थायामिन, फिर आएगा साइटोडिन, फिर आएगा गुआनिन, फिर आएगा थायामिन, फिर नीचे होगा एडेनिन। इस तरीके से डीएनए की चेन होती है ना। तो अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे 2 बार एडेनिन आ सकता है, ठीक है, तो कोई और डीएनए का कोई और सीक्वेंस बन गई। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए,
स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है किसी भी डीएनए की, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोटीन की। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैंने एक कोड भेजा, जैसे मुझे भूख लगी है, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं जिसे मैंने एक अरेंजमेंट दी, तो इसका क्या मतलब बन रहा है कि भाई मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। इसी तरह डीएनए की एक सीक्वेंस होती है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है। कहीं पे डीएनए की इन्फॉर्मेशन में होगा कि आँख का कलर, ठीक है, और दूसरे सीक्वेंस में होगा कहीं पे स्किन का कलर, है ना। तो अब डीएनए की सीक्वेंस पर डिपेंड करता है कि किस सीक्वेंस में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जिस चीज़ के सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम या कलेक्शन ऑफ डीएनए जो कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे, उसे हम कहते हैं जीन। अब देखो, अगर आइज़ की प्रोटीन है तो मिसाल के तौर पे उसका जीन इतना छोटा होगा, उसके लिए छोटी सी चीज़ चाहिए, पर स्किन के प्रोटीन के लिए बहुत बड़ा जीन चाहिए। एग्जाम्पल है ये, कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है, इतनी बड़ी है। उसके अलावा फिर मेरे पास जो मसल बनाने वाली जीन है, स्केलेटल मसल जो कहते हैं ना बाइसेप बनाने हैं, तो उनके लिए जीन इतनी बड़ी है। तो अब ये वाली जीन का मसल काम क्या है, बाइसेप वगैरह के वो प्रोटीन बनाना, तो ये अलग काम करेगी। इसका काम है स्किन कलर बनाना, तो इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रा सी अलग होगी। इसका काम है मेरे पास आई कलर बनाना, तो इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रा अलग होगी। अब ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है। डिपेंड नहीं करता साइज़ कितना हो, डिपेंड ये करता है कि सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम या कलेक्शन या सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हो किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, उस सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए विच हैज़ इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। एक ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो क्या बना सके, कि वो प्रोटीन बना सके, उसी को हम कह रहे होते हैं जीन। ठीक, उसके बाद है हमारे पास कि जीन किस तरीके से प्रोटीन बनाता है। दो तरह के प्रोसेस हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। देखो सिंपल है, अगर हम जल्दी से अपने लेक्चर कवर कर लें तो देखो, ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास है साइटोप्लाज्म। ठीक, अब होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ है, डीएनए। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है डीएनए के पास। अब अगर मुझे बॉडी के अंदर कोई प्रोटीन बनाना है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए डीएनए से। तो क्या होगा, मेरे पास एक यहाँ से सिग्नल जाएंगे, कुछ जाएगा, और यहाँ पे जाएगा mRNA। ठीक है, mRNA यहाँ जाएगा और डीएनए से बोलेगा भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दो। क्या करेगा mRNA, ये डीएनए मैंने स्ट्रेट बनाया है, ठीक है, डीएनए को तोड़ेगा थोड़ा सा, कुछ एंजाइम आएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी जो कि डीएनए को इस तरीके से आपस में अलग करेंगी। जब डीएनए अलग हो जाएगा इस तरीके से, तो बीच में आकर आरएनए लग जाएगा। अब क्या होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे एडेनिन कनेक्ट है तो आरएनए यहाँ पे थायमिन लगाएगा। अगर यहाँ पे ग्वानोसिन अटैच है तो यहाँ पे आरएनए के अंदर यूरेसिल लगेगा एक ही जगह, क्योंकि थायमिन आरएनए में नहीं होता। ग्वानिन की जगह लगेगा साइटोसिन, फिर अगर ग्वानिन है फिर साइटोसिन, फिर अगर ग्वानिन है फिर साइटोसिन, फिर अगर थायामिन है तो यहाँ पे एडेनिन लग जाएगा। बात समझ आई। अब ये वाली जो सीक्वेंस बनी ये निकलेगी और डीएनए वापस से दोबारा से इसी फॉर्म में चला जाएगा। इतनी चीज़ समझ आई, डीएनए में कोई चेंज नहीं आया। अब मेरे पास सीक्वेंस बन के आई UCCCA। एग्जाम्पल, ये मेरी कोई सीक्वेंस है किसी बॉडी के एंजाइम की। एंजाइम इज़ आल्सो अ प्रोटीन ना। तो ये मेरे पास सीक्वेंस बनकर आई, कहाँ बनी ये पूरी, ये पूरा काम हो रहा है मेरे पास इन दी न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये बन गई। अब ये जो बना ना, ये mRNA है जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज लेकर आ रहा है। समझ आई। अब ये जो आरएनए बना ये न्यूक्लियस से बाहर आया। बिल्कुल आपको पता होगा, अगर आपने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, टिश्यूज़, सेल एंड टिश्यूज़ का चैप्टर, तो आपको पता होगा यहाँ पे मेरे पास कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये mRNA यहाँ आएगा, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है मेरे पास, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। यहाँ आकर अटैच होगा mRNA। इसके ऊपर जो mRNA होता है उसके ऊपर 3 रीजन्स होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे होती है एक tRNA जो कि कुछ इस शेप की होती है। tRNA क्या करती है, देखो अब यहाँ पे लगा है यूरेसिल, तीन स्ट्रक्चर्स, जैसे कि इन तीन को एक कोडोन कहेंगे। समझ आई। 3
नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस को कहते हैं कोडोन, जो कि कोड करती है 1 अमाइनो एसिड को। समझ आई? इसी तरह UCC किसी एक अमाइनो एसिड का कोड होगा। तो क्या होगा मेरे पास, अगर मैं आपको दोबारा से ये बात सही करूँ, देखो होगा ये कि मेरे पास mRNA बनकर आ गया है ना। अब यहाँ पे वो आएगा किसके पास, वो आएगा यहाँ पर राइबोसोम के पास। जब राइबोसोम के पास आया, राइबोसोम के पास कौन होता है, राइबोसोम के पास होता है एक, मेरे पास tRNA होता है। इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है, अभी दिखेगा भी आपको। tRNA अपने ऊपर एक उठा कर ला रहा होता है एक अमाइनो एसिड, और उसके एक एंड पे यहाँ पे पहचानने के लिए होते हैं। सही है? जैसे कि tRNA के सीक्वेंस पे है tRNA की सीक्वेंस पे है मेरे पास एडेनिन, और tRNA की, अब मेरे पास वहाँ सीक्वेंस थी UCC, तो यहाँ पे मेरे पास होगा AGG। अगर मेरे पास mRNA पे लिखा हुआ है UCC, तो यहाँ पे जो अटैच होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट मीन ऑपोजिट होगा, यानी कि U की जगह कौन लगेगा, यूरेसिल के ऑपोजिट कौन होता है मेरे पास, एडेनिन। C की जगह आएगा G। तो जो यहाँ पर tRNA आएगा उसकी कोडोन सीक्वेंस ये होगी, तभी जाकर वो यहाँ पर अपना अमाइनो एसिड इसे देगा। और ये जो मेरे पास राइबोसोम है, इसके अंदर एक RNA होता है rRNA, वो इस अमाइनो एसिड को अटैच करवा के एक चेन बनाएगा। अगेन मैं बताती हूँ, mRNA आया जिसपे एक लंबी सी सीक्वेंस है AACCGUUAT, ठीक है। एग्जाम्पल ये सीक्वेंस है mRNA की, जो कि DNA में से बनकर आया। अब इस mRNA ने कहाँ जाना है, राइबोसोम में। राइबोसोम की फैक्ट्री के पास जाएगा। राइबोसोम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, इसने राइबोसोम को अपने बीच में रखा। राइबोसोम ने पहचाना पहले 3 स्ट्रक्चर को, AAC। अब जो यहाँ पर tRNA आएगा, एग्जाम्पल ये tRNA, इसने अपने सर पे उठाया हुआ है एक अमाइनो एसिड को, पर इसकी सीक्वेंस होनी चाहिए तभी ये अटैच होगा UUG। क्यों? क्योंकि ये एक tRNA है, इसमें मेरे पास थायमिन तो हो नहीं सकता, तो A के ऑपोजिट तो यूरेसिल होगा ना। ये यहाँ आएगा, अटैच होगा। जब ये इसके साथ मैच होगा कि भाई हाँ ये वाकई मेरा बंदा है, मुझे इसी को देना है, तो फिर ये अपना अमाइनो एसिड यहाँ रिलीज़ करेगा एग्जाम्पल। फिर दूसरी सीक्वेंस आगे आएगी जो कि क्या होगी मेरे पास, CG। अब दूसरा अमाइनो एसिड आएगा जिसके ऊपर होगा GGC, तो वो यहाँ पर tRNA अपना अमाइनो एसिड यहाँ पर देगा। इस तरह अमाइनो एसिड आते जाएंगे, सीक्वेंस 3 की सीक्वेंस को पहचानते पहचानते अमाइनो एसिड आते जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। फिर एक लंबी चेन बनती जाएगी, और ये चेन कौन बनाएगा, देखो अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सी लिंकेज होती है, बताएं, पेप्टाइड लिंकेज होती है ना। तो ये पेप्टाइड लिंकेज बनाने वाला होगा मेरे पास rRNA। mRNA ने क्या किया, मैसेज को लेके आया DNA से साइटोप्लाज्म में। tRNA ने क्या किया, भाई सर पे उठाकर ला रहा है अमाइनो एसिड, उसे प्रोवाइड कर रहा है कि लो तुम अपनी चेन बनाओ। और RNA क्या कर रहा है, rRNA जो चेन है उसके बीच में बॉन्ड वगैरह बना रहा है, ठीक है। होप सो कि अब तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम वर्डिंग पढ़ते हैं। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा हिल गया, ठीक है। अब हम वर्डिंग पढ़ते हैं। वर्डिंग क्या कह रही है मेरे पास, जो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इज कॉपी। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ऐसे स्टेप है, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा स्टेप है जिसमें DNA की जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जाती है RNA की फॉर्म में। किस फॉर्म में, mRNA में। कहाँ से, फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी राइबोसोम। न्यूक्लियस से ना बाहर निकल कर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे हुए राइबोसोम में, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, mRNA जो है वो हमारे पास राइबोसोम के अंदर कन्वर्ट होता है इन mRNA इन राइबोसोम इन प्रेजेंस ऑफ tRNA। और mRNA किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में। कैसे, आपने अभी देखा कि कैसे mRNA राइबोसोम के अंदर आके अटैच हुआ, tRNA ने अमाइनो एसिड प्रोवाइड किया, और rRNA जो कि राइबोसोम के अंदर था उसने पेप्टाइड लिंकेज बनाई, और एक पूरी चेन ऑफ अमाइनो एसिड बन गई। जितना लिखा है बस उतना ही करना, मैंने आपको थोड़ा डीप में समझाया, ठीक है। RNA क्या है, RNA इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो है न्यूक्लियो टाइड से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होती है, राइबोस शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ थायमिन इट कंटेन न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल। RNA में मेरे पास थायमिन नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। DNA जो है एक हेरिडिटरी मटेरियल है, जबकि RNA जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। मेन डिफरेंस ये भी है ना। उसके पास 3 टाइप ऑफ RNA होता है। सबसे पहला है मेरे पास मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA क्या है मेरे पास, ये सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है,
जो कि हमारे पास इसकी जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि जीन की लेंथ कितनी है, कि भाई वो जीन थोड़ा लंबी लेंथ का है या छोटी लेंथ का है, उसके हिसाब से ही mRNA की लेंथ होती है। उसके बाद mRNA की जो लेंथ होती है ये कंटेन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ कोडोन। कोडोन का मतलब ट्रिपलेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। आपको ये बात हिफ्स रखनी है, आपके पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। कोडोन क्या होता है, मेरे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडोन बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, कोड करते हैं 1 अमाइनो एसिड के लिए। 3 अमाइनो एसिड या 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाते हैं और एक कोडोन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, ठीक है। 3 to 4% ऑफ जो RNA होता है वो mRNA होता है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला RNA जो होता है वो tRNA होता है। ये रहा tRNA का स्ट्रक्चर जो मैं नाकाम तरीके से बनाने की कोशिश कर रही थी, सही है। तो सेकंड है मेरे पास ट्रांसफ़र RNA 70 to 90% होता है। आपसे MCQs में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो है RNA जो है वो सॉरी सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट RNA कौन सा है, तो वो मेरे पास है tRNA। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला RNA कौन सा है, राइबोसोमल RNA, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो है RNA असल में होता ये सिंगलेट है, लेकिन इसकी मज़े की बात क्या है, होता तो ये सिंगल स्ट्रैंड है, लंबा सा स्ट्रैंड है, लेकिन ये क्या करता है, ये अपने आप को ऐसे अरेंज करता है कि पहले आएगा यूँ, यूँ स्ट्रक्चर बनाएगा, या पहले आएगा यूँ स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर जाएगा यूँ स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर जाएगा यूँ स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर यूँ। अब ये जो सिंगल पेयर थे ना, ये आपस में मिल जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये होता तो सिंगल स्ट्रैंड है, क्योंकि RNA होते ही सिंगल स्ट्रैंड है, पर ये डबल स्ट्रैंड बना लेता है बाद में फोल्डिंग की वजह से, समझ आई। फिर एक एंड पे यहाँ पे थोड़े से 3 एंटी कोडोन होते हैं। कोडोन तो mRNA पे क्या होते हैं, 3 स्ट्रक्चर, उसे हम कह देते हैं कोडोन, और जो इसको पहचानने आता है उसको हम कहते हैं एंटी कोडोन, सही। तो ये इसको पहचानने में मदद करते हैं। एंटी कोडोन क्या होते हैं मेरे पास, ये मेरे पास tRNA पे लगे होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इन रिकॉग्नाइजिंग कोडोन। यहाँ पर अटैच होता है एक अमाइनो एसिड, ठीक है। बाकी इस वाले लूप को हम कह रहे होते हैं D लूप, इसको हम कह रहे होते हैं T लूप, इसको हम कह रहे होते हैं एंटी कोडोन का लूप, सही है। बाकी इसमें कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं कि हमारे पास इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड, ये होता तो सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन ये डबल एक्स की तरह शो कर रहा होता है, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं ना, जब ये फोल्ड हो रहा होता है इस तरह से, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर एडेनिन के सामने जो है वो मेरे पास थायमिन आ गया तो ये उससे जुड़ जाएगा इस तरह से, या एडेनिन के सामने यूरेसिल आ गया तो ये उससे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से। ग्वानिन के सामने साइटोसिन आ गया तो उससे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ होती है, बस ये बॉन्डिंग भी याद रखना कि किसके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है। 10 to 20% ही मेरे पास टोटल RNA होता है। इसकी 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ tRNA होती है, ठीक है। मोस्ट वेरिएबल ये है। rRNA जो होता है ये राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, ये 80% ऑफ टोटल RNA होता है, ठीक है। ये इन्वॉल्व होता है पेप्टाइड लिंकेज बनाने में, ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक अलग सी चीज़ आती है, वो है मेरे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मेरे पास, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े, हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़े थे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने पढ़े थे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने पढ़ा था प्रोटीन, तीसरा हमने पढ़ा था लिपिड, और चौथा हमने क्या पढ़ लिया आज, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड, तो जब दो आपस में मिलते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कोई से भी दो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई भी एक, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिल गए, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बन गए, प्रोटीन लिपिड से मिल गए, लाइपोप्रोटीन बन गए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से मिल गए, न्यूक्लियोप्रोटीन बन गए। तो यही चीज़ है हमारे पास। सबसे पहले क्या चीज़ है, ग्लाइकोलिपिड्स, या दूसरा नाम है सेरिब्रोलिपिड। हमारा जो पूरा ब्रेन है वो पूरा का पूरा इसी से बना है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड से। दे आर कॉन्जुगेटेड ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। सेरिब्रोसाइट्स और प्रेजेंट होते हैं वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में। जो वाइट मैटर होता है, ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वाइट मैटर, एक होता है ग्रे मैटर। जो वाइट मैटर होता है वो इससे बना होता है, माइलिन शीट क्या होती है, न्यूरॉन्स के ऊपर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे पास, न्यूरॉन्स, उसके ऊपर एक शीट होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट, जो कि यहाँ यूं यूं करके लगी होती है। तो ये माइलिन शीट भी किससे बनती है, ये भी मेरे पास बनती है सेरिब्रोसाइट से, या फिर मेरे पास ग्लाइकोलिपिड से, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। तो आपको ये सारी बातें रटनी है, ठीक है।
उसके बाद है मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका दूसरा नाम है म्यूकॉइड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ये मेरे पास जो है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोमिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स में प्रोटीन से मिलके बने होते हैं दोनों से। ये मेरे पास ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जो होता है इसमें एनिमल्स में होता है। ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिलते हैं मोस्टली इन एनिमल। और ये क्या काम कर रहे होते हैं, ये मेरे पास ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को, मतलब कि दोनों मिलकर प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सेकंड चीज़ जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। थर्ड एंटीजन जो हम कहते हैं ना, ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ए बी है, वो भी क्यों ब्लड ग्रुप जो ब्लड ग्रुप के वाले जो एंटीजन होते हैं ना, असल में एंटीजन क्या होते हैं, मेरे पास जो आरबीसीज होती है ना उसके ऊपर ख़ास किस्म के कुछ लगे होते हैं टाइटल, जिससे जो कि अगर ए हो तो हम उसे ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, और अगर बी हो तो हम उसे दोनों हो तो हम उसे ए बी कहते हैं, और अगर सिर्फ बी हो तो हम कहते हैं इसका ब्लड ग्रुप बी है। तो ये जो एंटीजन लगे हुए हैं ना, ये असल में क्या है, ये ग्लाइको प्रोटीन इन नेचर है, सही। उसके अलावा हमारे पास इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ एग एल्ब्यूमिन एंड गोनेडोट्रोफिन्स। एग की एल्ब्यूमिन जो अंडे की सफ़ेदी होती है वो एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है। और गोनेडोट्रोफिन्स जो होते हैं मेरे पास हार्मोन्स होते हैं। लाइपोप्रोटीन क्या है मेरे पास, ये लिपिड और प्रोटीन का एक कॉन्जुगेट है, ठीक है। कॉन्जुगेट मीन मिलाप है, एक तरह से मिले हुए हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन ब्लड, ये हेल्प करता है लाइपोप्रोटीन ब्लड में लिपिड को ट्रांसफॉर्म करने में। अगर आप सोचें लिपिड क्या है, लिपिड आर द फैट्स, ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके ब्लड में लिपिड फ्री घूम रहा हुआ तो कहीं भी जम के आपके ब्लड वेजल को ब्लॉक कर देगा। तो हमारे पास लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन होती है, लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारे पास जो है मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होते हैं, न्यूक्लियस एग की योग बना रहे होते हैं, और मेरे पास क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियस प्रोटीन के साथ, अच्छा आपको ये भी समझ लेना चाहिए, हमारे पास जो डीएनए होता है ना, जैसे अगर मैं यूँ बताऊँ, ठीक है, ये डीएनए जो होता है ये इस तरीके से होता है, लेकिन हमारे पास क्रोमोसोम तो यूँ होता है ना, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है क्रोमोसोम तो यूँ होता है। तो क्या होता है असल में, ये जो डीएनए है ना, ये मेरे पास 8 कोर प्रोटीन्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। इसके गिर्द ये डीएनए लिपटता है, लिपटने के बाद हम उस चीज़ को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और जब न्यूक्लियोसोम आपस में बहुत करीब करीब आता है तो बाद में वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो कि डीएनए था, एक न्यूक्लिक एसिड था, वो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपट रहा है, तो ये मेरे पास न्यूक्लियो प्रोटीन बन रहा है। तो क्रोमोसोम एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो ये लिखा है कि क्रोमैटिन मटीरियल, यानी कि क्रोमोसोम का उलझी हुई किस्म को कहते हैं क्रोमैटिन मटीरियल, जो कि सेल में जब क्रोमोसोम यूँ करके पड़ा होता है ना, तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्रोमैटिन मटीरियल या क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमोसोम्स या फिर राइबोसोम, राइबोसोम में भी मेरे पास क्या होता है आपको पता है ना, राइबोसोम एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन बनाती है। सेकंड चीज़, राइबोसोम में आरएनए भी होता है, तो न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है, तो ये मिक्सचर है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन। यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। और बाकी आज जो है वो ट्यूसडे है, तो वेडनेसडे वाले दिन हमारा इसका एमसीक्यूज़ का टेस्ट है। अगर आप लेट देख रहे हैं ये वीडियो तो आप कम्युनिटी का जो ऑप्शन है ना हमारे चैनल पर, उस पर जाए और उस पर जाकर आप देखें, अनाउंसमेंट्स में मैंने दिया होगा इसके लिंक, तो वहाँ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।